आज हम लोग पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम की कक्षा में क्लियर कर चुके हैं आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो शेड्यूल 3 के अंतर्गत आता है तथा इसके इनके लिए योग्यता आदि पर चर्चा हो चुकी थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 5 वर्ष ऐसे सीनियर मोस्ट वकील जज जो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुके हों तथा जो राष्ट्रपति के नज़र में एक विशिष्ट स्पेशलिस्ट ऑफ ज्यूरिस्ट के रूप में जाना जाता हो। और एक और है कि या तो वह भारत का या तो वह किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष से अधिक जज के रूप में काम कर चुका हो, अथवा कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष से अधिक एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो तथा उनकी एक अलग वैशिष्ट्यता हो, यानी बहुत ही एक्सपर्ट हो कानून का। ऐसे जज को, ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस सारी तमाम बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका का सर्वोपरि होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार और कार्य क्षेत्र है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट हैज एन एक्सटेंसिव जुरिडिक्शन, यानी बहुत ही व्यापक इनका क्षेत्र है। और इसमें मुख्य रूप से 2 जो बातें हैं, एक है ओरिजिनल और दूसरा अपील। तो इन दोनों पर हम लोग क्या करेंगे। तो ये ओरिजिनल जो पावर है, इसके अंतर्गत वे सारे केसेज आते हैं जिसका सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जिसकी सुनवाई हुई। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि कल मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हर केस को नहीं लाया जा सकता, उसके लिए है सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या फिर आवश्यकता अनुसार हाई कोर्ट भी है। किंतु सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक केस को नहीं एंट्री मिलती है, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है। किंतु कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, मामला लाया जा सकता है। अब जैसे एक उदाहरण है कि डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, यूजी शॉर्ट में मैंने लिखा है यूनियन गवर्नमेंट एंड 1 और मोर स्टेट्स। जब कभी कोई ऐसा मामला आता है जो संघीय सरकार, यानी देश की केंद्रीय सरकार अथवा यानी केंद्रीय सरकार और किसी राज्य की सरकार, एक राज्य की सरकार या उससे अधिक राज्य की सरकार के बीच का कोई मामला हो, इससे संबंधित विवाद का निपटारा के लिए डायरेक्टली ऐसे केसेस को डायरेक्टली यानी कि यहीं पर प्रस्तुत किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ही इसको अपील में लाया जाता है। अर्थात अब कहेंगे आप कैसा क्यों, इसलिए अब किसी राज्य सरकार का मामला हो और उसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व हो, राज्य और केंद्र के बीच का मामला हो, तो वहां पर हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ संपूर्ण देश की बात आती है और साथ ही साथ
किसी खास राज्य का मामला आता है, आपके मन में इस प्रकार का विचार आता होगा कि इस प्रकार से कैसे संभव है, ऐसा कौन सा मामला हो सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार का मामला जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी वगैरह में भी देखने को मिलता होगा कि कावेरी जल विवाद, 2-3 राज्यों का आपसी विवाद है। तो एक सरकार का कहना है कि हम इतना क्यूसेक पानी हमारे अधीन रहेगा, दूसरे सरकार का कहना नहीं, इससे कम पानी हम नहीं लेंगे। तो पानी का बंटवारा को लेकर के 2 राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, तो इस प्रकार का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसी प्रकार से हम ये पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो वहाँ पर माइंस से संबंधित जो मैटर्स आता है, तो केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच का विवाद था। तो इसके बीच में जो निर्णय लेने का कार्य है, उस पर सुनवाई करने का कार्य होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का कार्य होगा। तो ऐसे ढेर सारे ऐसे मामले होते हैं जिस पर डायरेक्टली किसी खास सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील न कर करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है। इसकी सुनवाई होती है, बहस होती है और अंतिम निर्णय ले जाते हैं। और जो निर्णय होता है वो केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार के लिए मान्य होता है। फिर ऐसा है, ये तो केंद्र और राज्य के बीच, सरकार के बीच की बात होती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जो मामले कुछ राज्यों के बीच का होता है, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच का मामला होता है। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे केसेस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो के कई राज्य उसमें इन्वॉल्व है, तथा केंद्र और एकाध ऐसे राज्य, दोनों का एक पक्ष है और दूसरे पक्ष में कुछ और राज्य होते हैं। तो ऐसे स्थिति, ऐसे मामले जो होते हैं, ऐसे डिस्प्यूट मैटर जो होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दिया जाता है, उसको सुनवाई होती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे केसेज होते हैं, मैटर्स होता है, जिस पर कि डायरेक्ट निम्न स्तर पर की सरकार, यानी अधीनस्थ स्तर पर के जो कोर्ट्स होते हैं, ऐसे कोर्ट में अपील न करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही अपील किया जाता है। फिर इसके बाद है कि कुछ ऐसे हैं जो संविधान में जो वर्णित होता है, वर्णित है फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट से संबंधित जो मामले होते हैं, उनको भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, अपील किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए, संरक्षण के लिए सदैव तत्पर है। और यही कारण है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित जो मामला होता है, यह भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। फिर संविधान से संबंधित यदि ऐसा कोई मामला होता है जो संविधान की अवज्ञा की बात होती है या उसके नियमों का पालन नहीं होता है, तो ऐसे मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके अंतर्गत ये तमाम बातें आती हैं जिसको कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील के लाया जाता है, उसको सुनवाई होती है, बहस होती है और फिर निर्णय जो निर्णय लिया जाता है वह हर किसी को मान्य होता है। सरकार ही क्यों न हो, केंद्र की ही सरकार क्यों न हो, वह मामला, वह डिसीजन केंद्र सरकार को भी मान्य होता है, राज्य सरकार को भी मान्य होता है, उसी के अनुरूप चलना पड़ता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संविधान में उल्लिखित नियमों का पालन नहीं होता है, तो केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार यदि उसका उल्लंघन कर रहा होता है, तो उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है और उन्हें आदेश दिया जाता है। ऐसे आदेश को कोई भी सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके बाद है अपीली जुरिडिक्शन। तो इसमें क्या है कि विभिन्न केसेज आते हैं और
डिफरेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से और फिर अंतिम में सुप्रीम कोर्ट में आता है। इस प्रकार का जो अपीली जुरिडिक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि अब जैसे ऐसा देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट है और इसमें संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है, उससे संबंधित मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। फिर दूसरा जो है, इसमें आप सबको ज्ञात होगा कि पहले जब हम कभी क्लास लिए होंगे तो उसमें स्पष्ट किए थे कि सामान्यतया दो प्रकार का केसेज होता है। एक होता है क्रिमिनल केसेज जो मारपीट, खून खराबा, मर्डर आदि से संबंधित होता है, लूटपाट आदि से संबंधित होता है। ऐसे मामले को क्रिमिनल केसेज के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसा मामला जो भूमि विवाद हो, धन से संबंधित हो, इस प्रकार का मामला जो होता है वो सिविल केसेज के अंतर्गत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह सिविल तथा क्रिमिनल दोनों ही प्रकार के केसेज में निर्णय लेने का अधिकार होता है। फिर एक होता है कि स्पेशल लीव टू अपील। ऐसा है कि कभी कभी देखा जाता है कि किसी कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया और उस जजमेंट से यदि संबंधित व्यक्ति या संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या सरकार खुश नहीं है, राज्य की सरकार, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उन्हें आज्ञा देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी उस मामले में अपील कर सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो ऐसे केसेस को हम किस रूप में जानते हैं? तो स्पेशल अपील के रूप में जानते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई मामला जिस पर ऐसा कोई केस जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया और उस पर यदि व्यक्ति को लगता है कि उनका सही यानी उनसे वह संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है कि वह उन्हें आज्ञा देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को रख सकते हैं। फिर उसके बाद है एडवाइजरी पावर। सुप्रीम कोर्ट का एक और भी पावर है, वह है एडवाइजरी का पावर। एडवाइजरी पावर इससे तात्पर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सलाह देने का भी कार्य करता है। अब है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहयोग के लिए यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह मांगता है, मार्गदर्शन मांगता है, तो वैसी स्थिति में यह सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू गिव एडवाइस about that concerning subject matter to the honorable president, but firstly he is not authorized to give such advice। यानी ऐसा है कि वो सलाह दे सकता है, उसका अधिकार है, इस प्रकार का भी अधिकार है एडवाइजरी पावर का, सलाह देने का, परामर्श देने का अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को। परामर्श देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या है, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो सलाह दे सकता है तो देगा, यदि लगता है कि वो उनसे बचना चाहिए ऐसे कोई मुद्दा से, तो वो बचना चाहेगा। वो उसके लिए कंपल्सन नहीं रहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श देगा ही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक और भी पावर है, वह है एडवाइजरी पावर। और ये एडवाइजरी पावर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट सरकार को अथवा राष्ट्रपति महोदय, सरकारी राष्ट्रपति के नाम से होता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। इस प्रकार का अधिकार को एडवाइजरी पावर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है कि चूंकि संविधान का ये संरक्षक होते हैं,
कौन होते हैं? तो न्यायपालिका, और न्यायपालिका का सर्वोच्च इकाई कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली जाना जाता है कि ये संविधान का संरक्षक होते हैं, संविधान के वो क्या होते हैं? गार्जियन के रूप में होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी प्रकार के संविधान में जितने भी प्रकार के नियम दिए गए, नियम उल्लिखित हैं, उन नियमों का अक्षरशः पालन हो रहा है कि नहीं, जनता पालन कर रही है कि नहीं, कोई राज्य की सरकार उसको ओबे कर रही है कि नहीं, केंद्र की सरकार ओबे कर रही है कि नहीं। तो इस प्रकार से उसके संरक्षण का कार्य, संविधान में जो भी नियम है उसका अक्षरशः पालन कराने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का होता है। कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स यदि मौलिक अधिकार से संबंधित है, उस पर यदि किसी प्रकार की दखलंदाजी की जाती है तो उसको संरक्षण करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी फंडामेंटल राइट्स भी डायरेक्टली आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के अधीन में। इसमें लिमिटेशंस नहीं है, बॉन्डेज नहीं है कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाइए फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ऐसा नहीं है। क्योंकि वह संविधान की मूल से यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसलिए यानी इफ एनी पर्सन इज फीलिंग दैट anyone is disturbing to their own fundamental right, which is related to fundamental rights, yes, they have such type of people have right to go to court to file a case to that concerned person, concerned authority, concerned institution, even government also. They have right. If that matter is related to fundamental rights, everyone has right to file a case against that concerning person or the authority. यानी सरकार भी लगता है किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के का अतिक्रमण कर रही है, वैसी स्थिति में वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। दिस टाइप ऑफ संरक्षण देने का कार्य सुप्रीम कोर्ट करता है। यही कारण है कि ऐसे पावर को होने के कारण सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक और गार्जियन के रूप में भी जाना जाता है। अब है एक और, हालांकि इसके अतिरिक्त भी कुछ अधिकार है, पावर है, फंक्शन है, किंतु जो कुछ महत्वपूर्ण है जो हमने स्पष्ट किया है, इसमें एक और है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य होता है वैसा न्यायालय जिस पर सुनवाई होती है किसी भी प्रकार के मुकदमे में, और उनका उस पर बहस होती है, उस पर निर्णय दिए जाते हैं, जजमेंट होता है। इन सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड में रखा जाता है, यानी उसका एक अभिलेख होता है। तो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही और जजमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, और यही कारण है कि ऐसे न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य क्या है? वैसा न्यायालय जिस न्यायालय में यदि कोई केसेज एंट्री होते हैं तो वैसी स्थिति में उस पर जो सुनवाई होती है, बहस होती है और जो जजमेंट दिए जाते हैं, इसके लिए जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, ताकि कभी भी उस रिकॉर्ड को देश के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके, ऐसे न्यायालय को अभिषेक न्यायालय
अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने जाना कि अभिलेख इस प्रकार का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को कि इसका रिकॉर्ड करके हर एक नियम और जजमेंट को रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको देश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और उसी रिकॉर्ड के आधार पर आगे भी फैसला लेने का प्रावधान होता है। आप सब पढ़े होंगे, कई जगह लिखा होगा कि अब अमुक जजमेंट के तहत इस प्रकार का प्रावधान है, इसीलिए यह मैटर इस मुद्दा इस प्रकार के जजमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रकार का फैसला होना है। कई ऐसे है, गोरखनाथ समिति, लोकनाथ समिति, फिर मिनरवा प्रेस या फिर ढेर सारे ऐसे मामले हैं जो रिकॉर्ड में है और उसको उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। उस उदाहरण के आधार पर ये क्लियर किया जाता है, देश के बीच में प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो एक आधार बनता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायिक इकाई है, इसलिए इसके जजमेंट को रिकॉर्ड के रूप में रहता है, वो आधार होता है, उदाहरण के रूप में होता है ताकि अन्य उससे संबंधित किसी भी प्रकार का मुद्दा यदि रहता है तो उन मुद्दों पर ऐसे निर्णय लेने का प्रावधान रहेगा, वो आधार बन जाता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो पावर एंड फंक्शंस है इसके बारे में हम लोगों ने सुना जाना। अब है क्या कि अब इसके सुप्रीम कोर्ट तो संपूर्ण देश के लिए है, तो संपूर्ण देश में यदि आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं रहता है जिस दिन के 1500 केसेस विभिन्न कोर्ट में एंट्री नहीं होती। तो इन तमाम केसों को सुप्रीम कोर्ट ही देखे, ये संभव नहीं है। इसलिए न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ, सुप्रीम कोर्ट के अधीन 25 हाई कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट के अधीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ताकि अन्य तमाम प्रकार के जो केसेज हैं, मुकदमे हैं, उस पर सुनवाई विभिन्न कोर्ट में करे और जजमेंट दिया जाए। हाँ, विशेष कोई ऐसा केसेज है, परिस्थिति है, ऐसे सब केसेज के लिए हाई कोर्ट है अथवा अंतिम जो कड़ी के रूप में है सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे आप लोग कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट दे दिया जाता है तो उसके बाद उसमें बहुत परिवर्तन की कोई संभावना नहीं रहती है और वो फाइनल रहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी है कि एक होता है सिंगल बेंच, एक होता है डबल बेंच, एक होता है फुल बेंच। यानी कि जब कोई एक जज के द्वारा जजमेंट दिया जाता है किसी मुकदमे के संदर्भ में, तो उसके बाद भी यदि व्यक्ति चाहे, संबंधित व्यक्ति, तो डबल बेंच में जा सकते हैं, यानी डबल जजेस के द्वारा उस पर फिर विचार होगा कब निर्णय। उसके बाद एक और अंतिम है जो फुल पार्ट, यानी कि जिसमें अधिकांश जजेस होते हैं जजमेंट लेने के लिए, तो उसको फुल बेंच के रूप में संज्ञा दी जाती है। किंतु उसके बाद जब जो निर्णय हो गया, नो वन हैज कैपेसिटी टू इग्नोर दैट टाइप ऑफ जजमेंट व्हिच इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय फुल बेंच। सो तब है क्या कि अब यदि जजमेंट दिया गया तो वैसी स्थिति में एक अंतिम कड़ी के रूप में कुछ केसेज में, जैसे अब किसी को फांसी की सजा दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया, तो देश का जो प्रथम नागरिक होते हैं वो उनको अधिकार होता है। हम पहले भी बताए हैं जब प्रेसिडेंशियल पावर फंक्शन पर चर्चा किए थे तो बताए थे, यस ही हैज राइट टू चेंज टू द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी वो चेंज कर सकता है, थोड़ा परिवर्तन कर सकता है। जैसे मृत्युदंड किसी को दिया गया है तो
उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं या कुछ और कम कर सकते हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं वो सदैव सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का जो अधिकार है, की जो शक्तियां हैं, के जो कार्य हैं, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप दखलंदाजी करने का प्रयास नहीं करते हैं। न्यायपालिका के आदेश का, जजमेंट का सम्मान करते हैं। अति विषम परिस्थिति में, यानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे जजमेंट को परिवर्तित करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, किंतु सामान्यतया ऐसा नहीं करते। सामान्यतया ऐसा करते ही नहीं है, बट दे हैड राइट, किंतु इनको अधिकार है। अति विषम केस यदि है, यूनिक एग्जाम्पल यदि है, सरकार का मंतव्य यदि है, अन्य तमाम बिंदुएं यदि सकारात्मक है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति उनके जजमेंट पर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु सामान्यतया ऐसा होता नहीं। बिरले ही कभी इस प्रकार का परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं महामहिम राष्ट्रपति। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वह सर्वोपरि होता है, अंतिम रूप से होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये है, आज हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं, कार्य क्षेत्र हैं। अगले दिन हम लोग हाईकोर्ट पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।